Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 29th of April 2022, Friday. Motivation of the day is there are three ways to ultimate success. The first way is to be kind, the second way is to be kind, and the third way is to be kind. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Market rally as global sentiment improves. Indian stock market along with its global peers have gained on Thursday. तो थर्सडे को इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडिया के साथ साथ ही जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी स्टॉक मार्केट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया. अब ये गेन देखने को क्यों मिला? बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स ऑन ऑप्टिमिज्म. इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट था वो ऑप्टिमिज्म को लेकर के इम्प्रूव हुआ amid the improved COVID-19 situation in China and strong earning from Meta platforms. तो इन दो रीजंस की वजह से, इन दो इवेंट्स की वजह से जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट था वो इम्प्रूव हुआ, जो अनसर्टनिटी थी वो रिड्यूस हुई, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के स्टॉक मार्केट या ग्लोबल पीयर्स के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें देखने को मिला. अगर कोविड-19 की बात करी जाए तो चाइना में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस बार अगर फोर्थ वेव आती है तो चाइना में गो फॉर स्ट्रिक्टर लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शन. अब चूँकि चाइना में कोविड-19 की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था, तो उसका सीधा मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस इकोनॉमी में, चाइनीज़ इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इम्पैक्ट नहीं करेंगी. अपार्ट फ्रॉम इट जो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग अर्निंग रजिस्टर्ड करी हैं Q4 में, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक पर जो है वो एक बाउंस देखने को मिल रहा है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स इंडियन स्टॉक मार्केट गेन्ड ऑन थर्सडे. ये तो बात रही इंटरनेशनल फैक्टर्स की. अगर हम बात करें डोमेस्टिक फैक्टर्स की तो HUL के जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने भी कंज्यूमर गुड्स स्टॉक में सर्च ट्रिगर किया है, जिससे कि जो सेंसेक्स है वो 1.2% से इंक्रीज़ हुआ है और निफ्टी 50 भी अप्रॉक्सीमेटली सेम पैटर्न में ही क्लोज हुआ है. अगर हैवी वेट इंडस्ट्रीज या हैवी वेट कंपनीज की बात करी जाए जैसे कि RIL, HUL, Infosys, ICICI Bank, all these stocks have actually accounted for the bulk of index gain. तो इन जो कंपनीज हैं RIL, HUL, Infosys, ICICI, इनकी वजह से ज़्यादा गेन देखने को मिला, या ये हम बोल सकते हैं कि जो गेन हुआ इंडाइसेस में उसका मेजर परसेंटेज इन्हीं स्टॉक्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया. हालांकि HUL वॉज द टॉप गेनर इन केस ऑफ बोथ इंडाइसेस, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में HUL जो था वो टॉप गेनर के फॉर्म में सामने आया. जो HUL के स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 4.5% तक इंक्रीज हुए, फॉलोड बाय RIL जिसमें 1.5% का इंक्रीज देखने को मिला. क्योंकि FMCGs के केस में ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि जो FMCG कंपनीज़ हैं उनमें इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. तो जो भी HUL या प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनीज़ हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो श्रिंक करेगा. बट इसके अगेंस्ट जो HUL के रिजल्ट डिक्लेयर हुए Q4 के रिजल्ट्स, उन्होंने इन सारे एंटिसिपेशन को क्वैश कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है. तो दीज आर द परफॉर्मेंस ऑफ ग्लोबल इंडाइसेस. अप्रॉक्सीमेटली हर मार्केट में हमें गेन देखने को मिल रहा है. एशिया के केस में दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ यूरोपियन स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, एंड दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एशियन कंट्रीज ऑन देयर स्टॉक मार्केट. अगर टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो HUL और सेंसेक्स के केस में भी HUL ही रहा, फॉलोड बाई HDFC, SBI लाइफ, UPL एंड एशियन पेंट्स. इसके अलावा RIL MCap tops $250 billion. So the market capitalization of Reliance Industry crossed the $250 billion mark on Thursday, and after this RIL has become the India's first company to achieve this milestone. और अगर करेंसी के टर्म्स में बात करी जाए या हम बोले इंडियन करेंसी के टर्म्स में बात करी जाए तो RIL का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 19.07 रुपी ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, और इसके बाद RIL इंडिया की मोस्ट वैल्यूड फर्म बन गई है और ग्लोबल लेवल पे इट इज़ 34th
in number. तो globally it is 34th most valued firm और in India it is on number 1 position. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड. USTR अंडरस्कोर्स पेरिल्स ऑफ इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन बिल. डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी को लेकर के इंडिया में बहुत टाइम से नेगोशिएशन और डेलिब्रेशंस चल रहे हैं और कई बार गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी कि डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर के, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के बिल लाया जाए. और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है ऑन इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PDP बिल. तो जो PDP बिल है इंडिया ने तैयार किया, मोस्ट लाइकली अभी ये स्टेक होल्डर्स के पास सजेशन या फीडबैक के लिए जाएगा. इसके बाद गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी. बट जो USTR है दैट इज US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट स्पेशल 301 में इंडिया के इस नए डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज किए हैं. अगर डेटा प्रोटेक्शन की बात करी जाए तो डेटा प्रोटेक्शन जो बिल आया है स्टूडेंट्स, ये केवल और केवल इंडिविजुअल प्राइवेसी या ऑर्गेनाइजेशनल प्राइवेसी को लेकर के ही नहीं कंसर्न रेज करता है. इसके अलावा कई सारे और भी ऐसे सेक्टर हैं जहां पर PDP बिल का इम्पैक्ट है. जैसे कि अगर हम बात करें इनोवेशन को लेकर के भी, इनोवेशन किसी भी कंट्री में इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उस कंट्री के फ्लॉरिश करने के लिए. और उस कंट्री का PDP डेटा प्रोटेक्शन बिल और IPR कैसा है. IPR स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेगुलेशंस कैसे हैं, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस कैसे हैं, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि उस कंट्री में इनोवेशन कैसा होगा. और जो नया ड्राफ्ट तैयार किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी को लेकर के USTR ने, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में कंसर्न रेज किए हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम तो आप ये याद कर लें, स्पेशल 301 रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय USTR और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव. क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अभी रिसेंटली आपने स्पेशल 301 के बारे में सुना है, तो ये क्या है. तो बेसिकली ये एक रिपोर्ट है जो कि US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश करता है. और इसमें इस बार इंडिया के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन PDP बिल और ड्राफ्ट नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लेकर के कई सारे इश्यूज रेज किए हैं. USTR का ये कहना है कि ये जो नया बिल आया है और जो फ्रेमवर्क है डेटा गवर्नेंस का, दैट कुड पोटेंशियली harm the innovation and economic growth of India as well as the world. और US के केस में US हमेशा ही इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखता है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, टॉप लिस्ट में रखता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में. क्यों? क्योंकि US का एक क्लेम है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कंट्री. किस टर्मिनोलॉजी में, किस टर्म्स में? तो US का कहना है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कंट्रीज़ है इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन. IPR प्रोटेक्शन और डेटा प्रोटेक्शन के केस में इंडिया इज़, और उसके इन्फोर्समेंट के केस में इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग कंट्री. And recently, Parliamentary Committee released a report recommending changes to PDP Bill 2019 that could undermine the important IP protection in India. और ये केवल USA में ही नहीं है, जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या हम बोल सकते हैं स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ जहाँ की नॉलेज ड्रिवन जो कंपनीज़ हैं इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात कर लें, या हम IT सेक्टर की बात कर लें, या सोशल मीडिया की बात कर लें. तो ऐसी सारी कंट्रीज़ जिनकी इस तरह की कंपनीज़, नॉलेज ड्रिवन कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो हमेशा इंडिया के IPR और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कंसर्न रहती हैं. रिसेंटली इंडिया ने अपना स्टैंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि इंडिया चाहता है IT और ITES के केस में कि जो भी डेटा जनरेट हो इंडिया के कंज्यूमर से, वो इंडिया में ही स्टोर किया जाए. दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा लोकलाइजेशन. इसके अलावा जो जेनेरिक गुड ड्रग्स के केस में जो इंडिया लीडर कहा जाता है, मार्केट लीडर कहा जाता है, उस केस में भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द IPR इन्फोर्समेंट इन इंडिया. क्योंकि बहुत सालों के रिसर्च के बाद US फार्मास्यूटिकल कंपनीज या अदर जो कंट्रीज़ हैं वो किसी ड्रग को डेवलप करती हैं, और जैसे ही वो ड्रग इंडिया में लॉन्च होती है, उसके सिमिलर फार्मूले को
डिफरेंट सॉल्ट कॉम्पोजिशन से यूज़ करके जेनेरिक ड्रग्स में के फॉर्म में इंडिया में डेवलप कर दिया जाता है, या हम बोल सकते हैं उनका आईपीआर राइट जो है वो वॉयलेट होता है। इसीलिए बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, बाहर की जो कंपनीज है, और इंडिया में वो अपने किसी भी एडवांस ड्रग को लॉन्च करने से थोड़ा सा कतराती हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से यूएस जो है या जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के आईपीआर और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के हमेशा कंसर्न रहते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो जो डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस को लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल हो रहे हैं, इस पर नेगोशिएशन डेलिब्रेशन चल रहे हैं। कई बार गवर्नमेंट ड्राफ्ट लाती है, ड्राफ्ट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है, कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देती है उस ड्राफ्ट को चेंज करने के लिए। फिलहाल ये जो प्रोसेस है ये 2-3 साल से चल रही है कंटिन्यूसली, अभी तक कोई एक बिल या एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी ने पीडीपी बिल 2019 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कुछ प्रोविजंस को चेंज करने को बोला है पार्लियामेंट्री कमेटी ने। पार्लियामेंट्री कमेटी के अकॉर्डिंग अगर ये प्रोविजंस चेंज नहीं किए जाएंगे तो दीज प्रोविजन कुड अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी प्रोटेक्शन इन इंडिया, जो इनोवेशन को भी हॉल्ट करेगा और इंडिया में इन्वेस्टमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा, और डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एज अ होल। इसके अलावा among these recommendation was the enlargement of the bill scope to include further regulation of non-personal data instead of addressing the issue under separate legislation। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये भी कहा कि जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको भी इसी पीडीपी बिल में इंक्लूड कर लिया जाए, रादर देन उसके लिए आप एक सेपरेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाएं, फिर उसका ड्राफ्ट बनाएं, फिर उसको स्टेक होल्डर्स के फीडबैक ले डालें, फिर उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में रिवीजन में जाए, फिर वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो। दैट विल टेक अ long way. So better include the non-personal data in issues under this particular legislation by enlarging this PDP bill। और इसी को लेकर के, इसी बिल को लेकर के स्पेशल 301 जो रिपोर्ट है उसमें यूएसए ने कहा है कि इंडिया में जो करंटली जो फ्रेमवर्क है डेटा गवर्नेंस को लेकर के, जो डेटा गवर्नेंस रेजीम है, दैट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग द इनोवेशन एंड ग्रोथ। वो इनोवेशन एंड ग्रोथ को प्रमोट करने वाला नहीं है। इंडिया में जो भी बहुत सारे रूल्स हैं दे आर एक्चुअली आउटडेटेड। इसके अलावा इनसफिशिएंट लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में, इतना ब्रॉड लीगल कवरेज है ही नहीं रूल्स का, एक्ट का, लॉज का, कि वो किसी भी तरह के ट्रेड सीक्रेट्स को, आईपीआर को, डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए एक्चुअली। तो ओवरऑल अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में यूएसए ने इंडिया के पीडीपी बिल को, इंडिया के जो डेटा गवर्नेंस रेजीम है उसको क्रिटिसाइज किया है। इंडिया हैज़ ओवर द years rejected the observation of special 301 रिपोर्ट, जहाँ पर इंडिया ये कहता आया है कि इट्स अ यूनिलैटरल रिपोर्ट। यूएस ने अपनी मर्जी से, यूएस गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया और उस पर रिपोर्ट पब्लिश कर दी, एंड इंडिया वॉज फुली कंप्लायंट विद द मल्टीलैटरल आईपी रेगुलेशंस। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनको भी इंडिया प्रॉपर्ली फॉलो करता है। तो यूएस की यूएसटीआर की जो ये रिपोर्ट है 301, इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता और कभी नहीं किया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि इट्स अ यूनिलैटरल ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर यूएस गवर्नमेंट का जो माना है उन्होंने वो कलेक्ट किया डेटा और उस तरह से रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। और ऐसा ही नहीं है कि केवल इंडिया के केस में ही ऐसा है, यूएस के रडार में अदर कंट्रीज़ भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है आईपीआर वायलेशन को लेकर के। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं? अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया एंड वेनेजुएला। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको वॉच लिस्ट में रखा है अंडर स्पेशल 301 रिपोर्ट में, और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में ये सारे कंट्रीज़ का नाम है। वॉच लिस्ट में अगर हम देखें तो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, पाकिस्तान, थाईलैंड, टर्की एंड वियतनाम। तो एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है, एक वॉच लिस्ट है एज पर 301 रिपोर्ट। और रिसेंटली बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन आईआर प्रोटेक्शन कुछ कंट्रीज़ को इन दोनों लिस्ट से रिमूव कर दिया, जैसे कि यूएसटीआर ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया को रिमूव किया है पीडब्ल्यूएल की लिस्ट से। इसके अलावा कुवैत, रोमानिया और लेबनान को भी वॉच लिस्ट से रिमूव किया था ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इनटू देयर आईपी प्रोटेक्शन लॉज। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ के लिए स्पेशल प्रोविज़न रखे गए हैं, उनके लिए दोबारा रिव्यू किया जाएगा। यूक्रेन को इस बार उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन।
और इसके अलावा यूएस के जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को लेकर के अपने ओपिनियन दिए। उनका ये कहना है कि इंडिया यूएस की रिलेशनशिप जो डेवलप हुई है वो पहले इस सिचुएशन पर डेवलप हुई कि रशिया जिस तरह से इंडिया की हेल्प करता था उस तरीके से यूएस नहीं कर पाता था, बट अब सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया एंड यूएस आर, और द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इज एक्चुअली ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। सो एक साइड तो आप इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डालते हैं इन टर्म्स ऑफ आईपीआर प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन, और दूसरे साइड यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडियन स्टडिंग अब्रॉड डबल्ड इन 7 years। NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई थी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन दिया गया था कि जो इंडिया में हायर एजुकेशन है उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। कैसे इंटरनेशनलाइज किया जाए? इंटरनेशनलाइज किया जाए बाय ब्रिंगिंग फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट इन इंडिया। तो बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है, रेप्यूट फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको इंडिया में लाया जाए, उनसे इन्वेस्टमेंट करा जाए, जिससे कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इनरोलमेंट रेशियो भी इंडिया में बहुत कम है। स्पेसिफिकली अगर रिसर्च की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एक्चुअली ऑप्ट फॉर रिसर्च करियर। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ रिसर्च को लेकर के, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को लेकर के भी बहुत सारे कंसर्न हैं, और इन्हीं सब को रिमूव करने के लिए, इन्हीं सब ऑब्स्टिकल, बॉटलनेक और क्वालिटी कंसर्न को रिमूव करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन है उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए। कैसे? बाय ब्रिंगिंग फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट्स इन इंडिया। और इसी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज UGC ने 5 मेंबर की कमेटी सेटअप करी है। क्या करेगी ये कमेटी? दिस कमेटी विल ड्रॉ अप द रेगुलेशन फॉर अलाउइंग द फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। तो 5 मेंबर की कमेटी बनाई है UGC ने। इसका काम ये है कि अपने सजेशन देना, अपने रिकमेंडेशन देना कि कैसे रेगुलेशंस को सेट किया जाए, जिससे कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट हैं, वो इंडिया में अपना कैंपस सेटअप कर सकें और हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। और ये जो कमेटी है ये इस मंथ के एंड तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि UGC ने ये कोई अटैम्प्ट, ऐसी कोई कोशिश करी है। इससे पहले भी 2010 में द कैबिनेट हैड क्लियर द फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशन बिल इंट्रोड्यूस किया था, अप्रूव भी किया था, जिससे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में आना आसान हो जाए, उनको इंडिया में अलाउ कर दिया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि उसके बाद 2010 के बाद से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई इस एरिया में। तो NEP 2020 में इस पर्टिकुलर इशू को फिर से रेज़ किया है और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए UGC ने कमेटी इस्टेब्लिश करी है। हालांकि ये तो बात हो गई UGC की और NEP की, लेकिन डेटा क्या कहता है? एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ द इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड ओवर द फ्यू ईयर्स। अगर 2015-16 का गवर्नमेंट डेटा देखा जाए, approximately 5,74,871 इंडियन स्टूडेंट्स है जो अब्रॉड में स्टडी कर रहे थे 2016 के अकॉर्डिंग, और मार्च 2022 में ये नंबर इंक्रीज होकर के 1.32 मिलियन तक पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फॉरेन इंस्टीट्यूट से स्टडी को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, अपना बहुत हार्ड एंड अर्न मनी अपने पेरेंट्स का खर्च कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अवेल द एजुकेशन इनटू द फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। और इसी को रोकने के लिए फ़िलहाल UGC का पर्पस है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेप्यूट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इंडिया में आकर इस्टेब्लिशमेंट करें, जिससे कि इंडियन स्टूडेंट बाहर जाने की बजाय इंडिया में ही रह करके उस क्वालिटी लेवल की एजुकेशन को अवेल कर पाएँ। इसके अलावा और अगर डेटा को माइन किया जाए तो हमें देख सकते हैं 4 ऐसे कंट्रीज़, कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 2/3 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। तो जितने 1.3 का नंबर इस समय है, 1.3 ट्रिलियन स्टूडेंट्स, इसके 2/3 केवल और केवल इन 4 कंट्रीज़ में स्टडी कर रहे हैं। हालांकि
बिजनेस स्टैंडर्ड ने क्लियर किया कि दिस डेटा इज़ ओनली रिप्रेजेंटेटिव, बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरह का डेटा अभी फ़िलहाल के लिए इस पर कलेक्ट नहीं कर रही। क्योंकि अगर एक्चुअल डेटा को देखा जाए, डायरेक्शनली देखा जाए, तो दिस ट्रेंड शोज मोर इंडियन स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर फॉरेन डिग्रीज। तो ये जो नंबर है ये और ज़्यादा हो सकता है। एंड यूरोप, North America and Australia are the preferred destination, but data shows that migration to West Asia has also increased in last few years. तो कुछ ही ऐसे कंट्रीज़ हैं या कुछ ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग फॉर अवेलिंग द educational degree. United States, Canada, UAE, Australia, Europe, North America. And as per the survey, 1 in 5 students opting in foreign institute went to Saudi Arabia, Qatar or the UAE according to the government data. तो 5 स्टूडेंट जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूट में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उसमें एक जो है जो इसका रेशियो एक सऊदी अरेबिया, कतर या यूएई जाना चाहता है इन ऑर्डर टू गेट देयर फॉरेन डिग्री। एंड द फिगर रिलीज्ड बाय ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, दैट इज इन शॉर्ट कॉल एज AISHE। AISHE के डेटा के अकॉर्डिंग जो फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में आकर के स्टडी कर रहे हैं उसमें कम ग्रोथ देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू इंडियन स्टूडेंट्स जो फॉरेन जा रहे हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एंड एनालिसिस शोज दैट between 2015 to 2020 the number of international students in Indian college grew only by 16.7%। तो 2015-2020 के बीच में जो फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया में आकर स्टडी कर रहे हैं उसमें 16.7% का ग्रोथ रेट देखने को मिला है, जो कि इस ग्रोथ रेट से कम है जितने कि इंडियन स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर के स्टडी कर रहे हैं। अगर एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो as per one report, that is Red Sheet report, Indian students spend approximately $75 to 85 billion annually. Can you anticipate this number? 75 से 85 बिलियन जो डॉलर है वो एनुअली स्पेंड करते हैं इंडियन स्टूडेंट ऑन फॉरेन एजुकेशन इन 2024, and that the number of students studying overseas would increase to 1.8 million। तो ये एंटिसिपेशन है रेड शीट रिपोर्ट का कि 2024 तक आते आते जो नंबर 1.3 का है ये 1.8 मिलियन हो जाएगा और एक्सपेंडिचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 से 85 बिलियन डॉलर पर ईयर हो जाएगा अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा। दिस इज़ द इन्फोग्राफिक्स ऑफ द ग्राफ अबाउट नंबर ऑफ इंडियन स्टडिंग एब्रॉड। तो 2016 से लेकर के 2022 तक का डेटा दिया हुआ है। हालांकि बीच में कुछ ट्रेंड ऐसा है जहाँ पर हमें इसमें डेक्लाइन देखने को मिला, बट 2019 के बाद से ये ट्रेंड फिर से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एंड दीज आर द 4 कंट्रीज दैट अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ इंडियन स्टूडेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 4 ऐसे कंट्रीज़ है जिसमें 2/3 स्टूडेंट जो बाहर जा रहे हैं उसके 2/3 स्टूडेंट केवल इन 4 कंट्रीज़ में जा रहे हैं, USA, कनाडा, UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। रिमेनिंग अदर कंट्रीज आर सऊदी अरेबिया, UK, कतार, ओमान, जर्मनी एंड रशिया। एंड दिस इज़ द इनटेक ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन इंडिया। तो 2015 से लेकर 2020 तक का डेटा दिया हुआ है। हालांकि रिसेंटली 2017, 18, 19 में इसमें भी हमें डेक्लाइन देखने को मिला था, बट ये फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है। हालांकि इसका जो पेस है, इसकी जो ग्रोथ पेस है वो इसके कंपैरिजन में कम है। इट मीन्स नंबर ऑफ इंडियन स्टडिंग एब्रॉड आर इंक्रीजिंग in higher rates in comparison to number of foreign student studying in Indian Educational Institute. अब देख लेते हैं some other news clips. Preferential treatment case, CCI rates seller of Amazon, Flipkart. ई कॉमर्स कंपनीज़ पर हमेशा से ही प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को लेकर के और बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस को लेकर के एलिगेशन लगता रहता है और कई बार जो है वो फिजिकल ऑनलाइन रिटेल स्टोर जो है वो CCI में कंप्लेन करते हैं। अब तो रिसेंटली जो CCI स्टैंड्स फॉर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन आर्म है या इन्वेस्टिगेटिव आर्म है उसने मल्टीपल प्रमाइसेस को सीज किया है, सर्च किया है। किसकी मल्टीपल प्रमाइसेस को? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की मल्टीपल प्रमाइसेस में ऑपरेशन किए हैं, सीज एंड सर्च ऑपरेशन किए हैं अगेंस्ट द investigation or for an investigation launched against these e-commerce
प्लेयर्स। और एलिगेशन क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का एलिगेशन। ऐसा कहा जा रहा है कि जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट कंपनीज हैं ये अपने मार्केट प्लेस में सर्टेन टाइप्स की कंपनीज या उनके प्रोडक्ट या उनकी सर्विसेज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मीन्स अगर कोई कस्टमर या कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है तो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो पहले डिस्प्ले में आते हैं और कुछ कंपनीज या जो लोकल सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट को सेकेंड या थर्ड पेज में या लास्ट पेज में कर दिया जाता है। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंस दिया जा रहा है सर्टेन कंपनीज को। बेसिकली ऐसी कंपनीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट है, जहां पर उनका किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक है। और इसी को लेकर के जो छोटे सेलर्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया था सीसीआई में और सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया। तो सीसीआई इज असेसिंग द एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट अगेंस्ट 7-8 सेलर्स एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स प्लेयर्स। तो 7 से 8 सेलर्स ऐसे हैं जिन पर एलिगेशन लगाए गए थे कि इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में। और इसी को लेकर के जो इन्वेस्टिगेटिव आर्म्स है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कई सारे प्रीमाइसेस में सर्च एंड सीज ऑपरेशन किए। इसके अलावा कई सारे और भी एलिगेशंस है जहाँ पर डीप डिस्काउंट्स ऑन ऑनलाइन सेल ऑफ स्मार्टफोन, चेरी पिकिंग सेलर्स, प्रेडेटिव प्राइसिंग, इसको लेकर भी एक्विजिशन लगे हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनीज पर। लेट्स सी अब इसका रिजल्ट या इसका जो इन्वेस्टिगेशन है ये कहाँ तक आगे जाता है और इसका क्या आउटकम आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इंडिको रन्स फर्स्ट ट्रायल फ्लाइट यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक। सो इंडिको ने हिस्ट्री बना दी है थर्सडे को। कैसी हिस्ट्री? इट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया to use the indigenously developed satellite based navigation system during the landing। अगर हम नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो आपको जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि हम इंडिया में जो भी नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, चाहे वो यूएस गूगल पे हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, दैट इज़ टोटली डेवलप्ड बाई यूएस। तो जो गूगल पे हम जो गूगल अर्थ यूज़ करते हैं वो यूएस का सैटेलाइट और नेविगेशन सैटेलाइट है। हम इवन अपनी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए भी यही नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं हम इस बात को आइडेंटिफाई भी समझ भी सकते हैं कि बिकॉज ऑफ यूजिंग फॉरेन navigation system it has a lot of implication on our data security as well as the country's strategic सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और इसी को लेकर के इंडिया ने अपना इंडिजीनियसली एक सैटेलाइट डेवलप किया था फॉर नेविगेशन पर्पस स्पेसिफिकली, उसका नाम था गगन। हालांकि उसकी टेस्टिंग बहुत टाइम से चल रही थी। अगर हम गूगल अर्थ को छोड़ दें तो गगन का जो यूज़ है वो कई सारे डिफेंस में भी किया जाने लगा था। और अगर हम एविएशन की बात करें या सिविल एविएशन की बात करें तो इंडिको ऐसी पहली कंपनी, एविएशन कंपनी बन गई जिसने गगन का नेविगेशन सिस्टम यूज़ करके लैंडिंग करी है। एंड द ट्रायल वर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ DGCA। And the system known as Gagan has been jointly developed by Airport Authority of India and ISRO। तो ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गगन नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करने को गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रही है। सो एयरक्राफ्ट इक्विप्ड फॉर गगन ऑपरेशंस, इसके अलावा इंडिगो के अलावा स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो फर्स्ट और एयर एशिया के भी कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि गगन नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए इक्विप्ड हैं। सो लेट्स सी अब इंडिगो के बाद कौन सी अदर जो एविएशन कंपनी है वो इस पर्टिकुलर नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करती है। बट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी hit amid heat waves as power demand surge। So India is facing the worst electricity shortage in more than 6 years because of the coal shortage, because of the coal transportation। और कई बार हम इस न्यूज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें मुंबई में देखने को मिल रहा है। मुंबई में कुछ कुछ एरियाज़ में, स्पेशली थाने जैसे एरियाज़ में लॉन्ग ड्यूरेशन का पावर कट हो रहा है। और जिस तरीके से हीट वेव्स बढ़ रही हैं, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मई जून में ये और ज़्यादा हीट वेव्स इंक्रीज़ करेंगी, तो दैट विल इंक्रीज़ द पावर डिमांड सर्च। पावर डिमांड सर्च भी देखने को मिलेगा। पावर की जो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो इस साइड हमारे पास कोल शॉर्टेज है, कोल ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इशूज़ हैं। दूसरे साइड जो स्कॉचिंग टेम्परेचर है वो फोर्स कर रहा है कि जो पावर डिमांड है एसी और कूलर के को यूज़ करने के लिए वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और इसी के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली गेटिंग pressurized or enforced for early closure of schools and send the people indoors।
क्योंकि जिस तरह से हीट वेव्स बढ़ रही हैं दे आर गोइंग टू हैव द हेल्थ इम्प्लीकेशन अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहती है तो। और आगे आने वाले टाइम में ऐसा एंटिसिपेट किया था कि जून के मंथ यानी मई और जून में एक सीवियर पावर क्राइसिस देखने को मिलेगा और उसका इम्प्लीकेशन हमें सीधे सीधे मुंबई में देखने को मिल भी रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट। नाबार्ड प्लान्स टू रेज ₹3.5 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23। So NABARD stand for National Bank for एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 3.6 ट्रिलियन का फंड रेज करने जा रहा है, जिसमें 45 करोड़ का जो फंड है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से रेज किया जाएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि व्हाट इज़ द मैंडेट ऑफ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम नाबार्ड बोलते हैं। इसके बेसिकली फंक्शन क्या है, मैंडेट क्या है, वाई दिस पर्टिकुलर बैंक हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। और अभी की न्यूज़ के अकॉर्डिंग बस इतना ही कि 45,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 3.6 ट्रिलियन का जो फंड है वो नाबार्ड रेज कर सकता है। द बैलेंस विल बी फ्रॉम द शॉर्ट फॉल इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को इम्पैक्ट हो रही है और शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें शॉर्टफॉल को फुलफिल करने के लिए नाबार्ड विल गो फॉर फंड रेजिंग एक्सरसाइज। हालांकि जो इंस्टीट्यूट के जो नाबार्ड के जो चेयरमैन उनका ये कहना है कि जो फंड रेजिंग की एक्सरसाइज है दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। ये एक्सरसाइज हमने फाइनेंशियल ईयर 22 में भी सिमिलर एक्सरसाइज सिमिलर एक्सटेंट में करी थी, तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है इस एक्सरसाइज में। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.